Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 3, continuation of force and laws of motion chapter. In last class, we discussed about Newton's first laws of motion and then we discussed about inertia. बट इनर्शिया हमने किया था, इतने डिटेल में नहीं किया था, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इनर्शिया पे मैं फिर से थोड़ा एम्फेसाइज करूं बिकॉज आज का हमारा टॉपिक इनर्शिया से थोड़ा बहुत लिंक्ड है, तो इसके लिए हमें वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है. सो इफ आई डिस्कस अबाउट दिस कंडीशन, तो सबसे पहला पॉइंट है कि ना अगर हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन मतलब ना रेस्ट भी स्टेट ऑफ मोशन होता है, जब मूव कर रहा है वो भी स्टेट ऑफ मोशन होता है. जैसे मोशन लेते हैं ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट डिसलेरेटिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें ना मोशन का ही पार्ट है. तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो भी मोशन का ही पार्ट होगा. तो यहाँ पे मैंने आपको दो दिए हुए लॉस, एक आपका टेक्स्ट बुक का है और जो दूसरा है वो जनरल है समझने के हिसाब से, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा until unless we are not going to exert external force, we or some other external force is not acting on that one. ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा अगला आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वो यही होता है कि अगर मान लो हमने फर्स्ट लॉ को डिस्टर्ब कर दिया तो सेकेंड लॉ किस तरह से आएगा, हम उस पॉइंट पे आएंगे, बट पहले एक बार फिर से देख लेते हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन in the state of motion until and unless external force is not applied to object. तो ये आपका पहला वाला कंडीशन होगा, या उसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो जो आपका ये बुक का है डेफिनेशन. तो उसमें क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो जब तक आप ना ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, इट इज नॉट कंपेयर टू चेंज दैट स्टेट. एंड अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होगा, देन इट इज कंपेयर टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. सो वॉट एवर इज द स्टेट इट विल चेंज, और कंपेयरिंग द फोर्स टू चेंज द स्टेट. तो अब यहां पे क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये होगा इनर्शिया. इनर्शिया इज व्हाट, इट्स द टेंडेंसी ऑफ एनी अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट. लाइक ना कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है. इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. सो इट्स द टेंडेंसी ऑफ undisturbed objects to remain or to stay at rest or to keep moving with the constant velocity is called as the inertia. और inertia को हम दूसरा बोल सकते हैं, inertia is the natural state of any object to resist the change in their state. है ना, तो यहां पे होगा inertia is the natural tendency of object to resist the change in its state of motion or rest. मतलब अगर आप बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मूव ही करेगा, वो रुकना नहीं चाहता है. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, वो मूव नहीं करना चाहता. वो किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से. इज दैट क्लियर? तो अब ना इनर्शिया पे ना कुछ एग्जांपल्स है जो आपके बुक्स वगैरह में दिया हुआ है. इनर्शिया क्या होता है कि अगर मैं किसी स्टेट में रहना चाहता हूं तो क्या होगा ना, कुछ एक्टिविटीज हो जाती है, बट फिर भी मैं ना अपने स्टेट में रहने की वजह से, मैं आई वॉन्ट टू बी इन माई ओरिजिनल स्टेट, बिकॉज ऑफ विच द इंपैक्ट विल बी लिटिल डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल आप समझने के लिए देख लो, यहां पे मैंने कॉइन लिया हुआ है, दिस इज द कॉइन, करेक्ट, और ये इसके ऊपर मैंने रखा हुआ है. ठीक है, यहां पे क्लियर. अब देखो ना, ये कॉइन को मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है. अब शायद आपको कॉइन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको मूव कर रहा हूं तो कॉइन इसके सपोर्ट में अभी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो कॉइन इसके साथ में मूव कर रहा है राइट नाउ. लेकिन क्या होता है कि ना, ये तब तक है जब तक ना ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट अगर मैं इसको फोर्सफुली मूव करूंगा तो क्या होगा, इफ आई मूव इट वेरी फास्ट. ठीक है, कि बिफोर ना दिस कॉइन रियलाइजेस कि ना वहां पे उसका जो बेस है वो है या नहीं है, तो उसके पहले ही अगर मैं ना ये बेस को हटा लूंगा, इफ दिस कार्डबोर्ड इफ आई रिमूव, देन व्हाट विल हैपन. तो अभी भी देखो क्या है, 5 रुपीज का कॉइन है, हाफ केप्ट इट ओवर हियर, ग्लास के ऊपर ये कार्डबोर्ड है, उसके ऊपर मैंने रख दिया. अब मैं क्या करूंगा, कार्डबोर्ड को ना बहुत फोर्सफुली, वेरी ग्रेटेस्ट विच आई विल मूव. तो मैंने इसको मूव किया, यू कैन सी कॉइन की आपको आवाज सुनाई दी होगी. सो यू कैन सी फॉर व्हाट इज द कॉइन इज फॉलोइंग दिस, क्योंकि इसके पहले जब मैं मूव कर रहा था तो कॉइन ये कार्डबोर्ड के साथ मूव कर रहा, बिकॉज दैट टाइम आई वाज मूविंग वेरी स्लोली. ठीक है, और प्लस इट वाज इन अ डीप कांटेक्ट विद दिस वन, यही उसका सिस्टम था. जब मैंने इसको सडनली मूव किया ना, तो क्या होता है कि कॉइन इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कॉइन पहले स्टेशनरी है, एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट वांट टू बी स्टेशनरी. और क्या होता है कि ना मैंने कार्डबोर्ड को हटा दिया, तो कार्डबोर्ड इज सेट इनटू द मोशन. इसके पहले कि कॉइन रियलाइज करे कि उसको भी मोशन में सेट होना है,
वो अपने इनर्शिया की वजह से वहीं पे रह जाता है एंड एज अ रिजल्ट इट फॉल्स इनटू ग्लास। हो सकता है थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ रहेगा बट इट विल नॉट शो द मच चेंज। तो एक एग्जांपल ये हो गया। जो सेकेंड एग्जांपल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो लाइक मैं ना एक क्लॉथ लेता हूं, क्लॉथ, ठीक है। अब देखो मैं इसको ना आपकी तरफ भी कर रहा हूं तो देखो इसमें से कुछ भी बाहर आ नहीं रहा है, बट व्हाट आई हैव, मैंने हैव पुट पाउडर, ठीक है। मैंने सीधा पाउडर रखा हुआ है, वो उसके अंदर अटैच है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसको फ्लटर करता हूं। तो आपको भी शायद मैंने पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा डाली है, डस्ट होता तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होता। तो ये देखो आपको ना दिख रहा होगा, ये पाउडर रिलीज हो रहा है, मतलब दीज आर लाइक डस्ट पार्टिकल्स। तो जब मैं क्लॉथ को फ्लटर कर रहा हूं तो क्या होगा, पार्टिकल्स आर दिस फ्लोटिंग। सो पार्टिकल्स से बाहर आ रहे हैं कैसे, अब तक जब नॉर्मल कंडीशन में रहा तो पार्टिकल्स बाहर नहीं आ रहे, जब मैं इसको फ्लटर कर रहा हूं तो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, क्यों? तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि इन बिगनिंग क्लॉथ इज स्टेशनरी, पार्टिकल भी रेस्ट पे, ठीक है। जब आप इसको मूव करते हो तो पार्टिकल अभी भी उसी जगह रहना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, पार्टिकल वही रहना चाहते हैं। बट क्या होता है ना, जो क्लॉथ है ना वो फ्लटर, वो मूव हो गया, क्लॉथ का ईच एंड एवरी पार्ट हैज मूव्ड, बिकॉज फ्लटर करने वजह से क्लॉथ का ईच एंड एवरी पार्ट हैज मूव्ड, बट पार्टिकल वहीं पे रह गया था। तो अभी क्लॉथ आगे निकल गया, पार्टिकल वहीं रह गया, अंडरस्टूड। तो वो डिटैचमेंट की वजह से आपको क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा। तो व्हेन यू फ्लटर अ क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ, देन यू कैन सी डस्ट पार्टिकल फ्लोटिंग। सिंपल टास्क, डस्ट पार्टिकल वांट्स टू बी एट रेस्ट इन बिगनिंग, क्योंकि क्लॉथ रेस्ट में था। जैसे आप सडनली आप क्लॉथ को फ्लटर करते हो तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द क्लॉथ इज इन मोशन। बट क्या है, जो डस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। आपने क्या किया, पूरे क्लॉथ को मोशन में डाल दिया बट डस्ट पार्टिकल को नहीं डाला, तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रहने के चक्कर में क्या होता है, वहीं रह जाते हैं और वो डिटैच हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है जो आपके बुक में डिस्कस किया हुआ है, कैरम बोर्ड का एग्जांपल। कि अगर आपने कैरम बोर्ड कंसिडर करो ना, कैरम बोर्ड के ऊपर तो बहुत सारे कॉइन्स है ना अरेंज है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉइन्स कीप ऑन ईच अदर। तो क्या होता है कि अगर आप ना स्ट्राइकर से, जैसे आप स्ट्राइक करते हो है ना, स्ट्राइकर द मोमेंट यू स्ट्राइक, तो स्ट्राइकर अगर लास्ट वाली कॉइन को अगर स्ट्राइक करे तो लास्ट वाली कॉइन निकल जाती है। व्हाई? क्योंकि ये क्या करता है, लास्ट वाले कॉइन को मोशन में सेट कर देता है। बट व्हाट इज हैपनिंग, इन बिगिनिंग ऑल द कॉइन्स वर एट रेस्ट, तो वो ना रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, कॉइन शिफ्ट हो जाएगा इसके नीचे से, बट पूरे का पूरा पार्ट क्या होगा, डाउन आके सेटल हो जाएगा। दे विल नॉट बी सेट इनटू द मोशन। थोड़ा बहुत मोशन हो सकता है बट ना, अगर बहुत ज्यादा स्पीड से आपने किया तो दिस पर्टिकुलर कॉइन विल बी सेट इनटू मोशन। ये भी मोशन में सेट होना चाहते हैं, तो मोशन में सेट हो उसके पहले ही क्या होते हैं, वो सेटल हो जाते हैं कैरम बोर्ड के सरफेस पे। तो ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो ट्री है, ट्री के ब्रांचेस को अगर आप शेक करते हो तो क्या होता है, उस टाइम पे जो लीफ होता है वो डिटैच हो जाता है ट्री से। क्यों डिटैच हो जाता है, तो अगेन वेरी सिंपल टास्क कि क्या होता है कि जब ना आप लीफ लेते हो ना, लीफ, तो अब देखो ये ब्रांच आपने इमेजिन कर लिया कि ये ब्रांच है, तो ब्रांच में कैसा हो गया कि यहां पे ना ये उसका जो है बेस है, फिर ये लीफ हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, ब्रांच को आपने शेक किया, तो अगर आप ब्रांच को शेक कर रहे हो तो क्या होगा, इट इज इन मोशन, तो ब्रांच इज सेट इनटू मोशन। बट क्या होता है ना, जब आपने ब्रांच को शेक नहीं किया था तब जो लीफ था ना वो क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है। जब आप ब्रांच को शेक करते हो तो ब्रांच मोशन में होता है, ब्रांच में मोशन होने के बाद जो उसका ना बेस होता है ना वो मोशन में होता है, बट जो लीफ है ना वो कहां रहता है, वो रेस्ट में रहता है। तो लीफ वांट टू बी एट रेस्ट, और जो उसका स्टेम है ना, जो उसका बेस है लीफ का, वो क्या होता है, वो मोशन में सेट होता है। तो क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट जो होता है जो मोशन में है, वो पार्ट जो रेस्ट में है वो आपस में एडजस्ट नहीं हो पाते, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीफ ब्रेक हो जाता है आपका, बिकॉज लीफ वांट्स टू बी एट रेस्ट एंड द ब्रांच इज इन मोशन। तो ब्रांच से जो कांटेक्ट में आएगा, जो पार्ट मोशन में है वो मूव करेंगे, और जो लीफ होता है, लीफ क्या करता है, लीफ इज ट्राइंग टू बी एट रेस्ट। अगर मान लो लीफ ने ना ब्रांच के साथ में कोऑपरेट कर दिया तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। बट अगर समझो कि द स्टेट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ना, तो वो क्या होता है, और एक होता है ना स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लीफ इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू द ब्रांच, तो हो सकता है शायद ना कि वो उसके साथ में मूव कर जाए। बट ना बहुत ओल्ड लीफ हो गया है, ठीक है, और ड्राई लीफ हो गया है, तो जो अटैचमेंट होता है दैट इज नॉट दैट स्ट्रांग। तो लीफ वांट टू बी स्टेशनरी, और जो है ना बाकी पार्ट्स है वो मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट विल गेट डिटैच्ड। अब इसके बाद एक और एग्जांपल होता है कि जैसे ना आप अगर इमेजिन करो कि व्हाइल यू आर ड्राइविंग, आप ड्राइव कर रहे हो तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन, आप व्हीकल इज, योर कार इज गोइंग अहेड और आपका बॉडी भी मोशन में है। सडनली आपने ब्रेक लगा दिया, जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, आपका कार ना रुक जाता है, आपका कार रुक जाता है। बट व्हाट हैपेंड
मोशन में है, किसके हिसाब से, कार के हिसाब से। क्योंकि ना देखो अभी जो स्टेट में रेस्ट पे कौन आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, व्हील आ रहा है, व्हील की वजह से क्या होगा, कार रेस्ट पे आएगा, तो कार के जो प्लेटफॉर्म वगैरह हो सकता है ना सीट है वो भी रेस्ट मोशन को एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बट मेरा बॉडी अभी भी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज इन अ मोशन, दैट इज इन अ मोशन, दैट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। जो कार मूव कर रहा था वो स्टेट में है। तो जैसे आप ब्रेक अप्लाई करोगे हमारा बॉडी आगे की तरफ टिल्ट होगा, समझा, क्योंकि मेरा बॉडी अभी भी आगे ही जा रहा है बट कार क्या उसी जगह पे रुक गया, तो जो लोअर पोर्शन है दैट विल रिमेन देयर, क्योंकि ना कार रुक गया ना, बट मेरा बॉडी क्या है कि कार के मोशन को अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो क्या होगा, वो आगे की तरफ जाएगा। तो हो सकता है कि जब सडनली ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो यू मे कोलाइड विद द थिंग्स व्हिच आर केप्ट अहेड और इन द फ्रंट। इसके लिए क्या होता है, इट्स कंपल्सरी फॉर अस टू वेयर सीट बेल्ट्स, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और एग्जांपल ले लो आपके समझने के लिए। मान लो आप ना व्हीकल में स्टेशनरी या बस में यू आर स्टैंडिंग स्टेशनरी, तो आपका बॉडी रेस्ट पे है, जो बस है वो भी रेस्ट पे है। सडनली क्या हुआ, ड्राइवर ने स्टार्ट किया, जैसे ड्राइवर ने स्टार्ट किया, सडनली स्टार्ट किया तो पूरा बस है ना वो मोशन में सेट हो गया, तो बस का जो प्लेटफॉर्म है वो भी मोशन में सेट हो गया। अभी बस के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में क्या हमारा लेग होगा, तो लेग इज ऑल्सो सेट इनटू मोशन, बट अभी ना बॉडी में मैं ऐसे हैंगिंग पोजीशन पे हूं और ये पूरा अपर पार्ट है वो रेस्ट पे, तो मेरा अपर पार्ट वहीं रहना चाहता है। समझो कि अगर बस किस डायरेक्शन में जा रही है तो अपर पार्ट वांट्स टू बी देयर ओनली, बट द लेग एंड द बस वांट्स टू गो इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, उनकी इनर्शिया की वजह से। तो अब ये मेरा बॉडी इनर्शिया की वजह से यही रहना, अपर पार्ट वांट्स टू बी हियर ओनली और लोअर पार्ट मोशन में सेट हो गया, तो क्या होगा, मेरा पैर थोड़ा आगे चला जाएगा एंड माय बॉडी विल ट्राई टू रिमेन देयर ओनली, माय लेग विल गो लिटिल अहेड और ये जो अपर पोर्शन है बॉडी का वही रहने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, आप ऐसे टिल्ट होते हो, है ना, तो आप पीछे की तरफ ये जर्क फील करते हो। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा एक एग्जांपल और हम कंसिडर कर सकते हैं जो आपके बुक का एग्जांपल है। सो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कार ड्राइव करते वक्त आपने लेफ्ट में टर्न लिया तो क्या होता है कि जैसे वापस से वही कंडीशन है, यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन, आप ऐसे सामने जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कार यू वांट टू बी स्टेशनरी, है ना, कार के साथ स्टेशनरी रहना था, मतलब आप स्टेट ऑफ मोशन में इस लाइन पे हो और रेस्ट पे हो इस कंडीशन में। तो जैसे ना कार लेफ्ट में टर्न होती है तो कार लेफ्ट में टर्न हो गया, लेकिन मेरा बॉडी इसी पोजीशन में रहना चाहता, अगर मोशन में भी होगा तो इस लाइन के मोशन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड साइड वाले मोशन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इनर्शिया की वजह से मैं बॉडी वांट टू बी इन दिस लाइन और इन दिस फ्रेम और वांट टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सीट। तो जैसे किसी ने लेफ्ट टर्न लिया तो जैसे कार का लेफ्ट टर्न होता है मेरा बॉडी वहीं रहना चाहता, अपर पार्ट में भी जहां पे मैं बैठा हूं, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन द मोशन, वो ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया और मेरा अपर पार्ट अभी भी ना उसी पोजीशन पे रहना चाहता है। तो क्या होगा, मेरा बॉडी वहीं पे एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी आर शिफ्टेड ऑन दैट साइड। तो क्या होगा, मैं इस तरह से जिस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे, टिल्ट करोगे। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना बहुत जरूरी था इन केस ऑफ इनर्शिया। तो अब ये ना इनर्शिया ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया की वजह से चीजों का ना अपना एक इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए ना हमें इनर्शिया को समझना जरूरी होता है, कि लाइक हमें सीट बेल्ट क्यों पहनना है, हमें बस में ना बहुत अलर्ट रहना है जब बस स्टार्ट होने को है, कहीं में ब्रेकर दिख रहा है देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। समझ में आ रही? तो ये सारी चीजें हैं जो इनर्शिया की वजह से ही क्या होता है, ये सारी चीजें एक्शन में आती है। तो अगर एक बार हम इनर्शिया को समझ जाते हैं तो हम चीजों को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे ना साइंटिफिक रीजन है। सीट बेल्ट क्यों पहनना है, ये साइंटिफिक रीजन है उसका, है ना, कि सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनोगे तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ इनर्शिया आप ना जो फ्रंट पार्ट है व्हीकल का उससे बैटरी कोलाइड हो जाओ, तो बैटरी कोलाइड हो जाओगे तो चांसेस है कि ना आपका बोन वगैरह ब्रेक हो जाए, आपके फेस को बहुत ज्यादा बैटरी वो डैमेज कर जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस पार्ट में, तो जो इनर्शिया है उसका ना किससे लिंक है। तो अब ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट पे अगर कोई चीज रहना चाहता है तो मैं देखना चाहता हूं कि किस तरह से चीजों को ले रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं बाइसिकल एंड ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बाइसिकल के एग्जांपल में क्या कहते हैं, देखो काफी सारी चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में किया उन्हीं चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ना हमारा प्रॉपर लिंक फॉर्म होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाइसिकल पे क्या हो गया कि देखो बाइसिकल ना इन बिगिनिंग क्या है, रेस्ट पे, क्लियर। ट्रक भी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो किसको मैं इजीली मूव कर सकता हूं, बीइंग अ पर्सन, मतलब आप खुद पर्सनली ना फोर्स लगा के मूव करना चाहते हो तो किसको मूव कर सकते हो, ठीक है। सो बाइसिकल इज इजी टू मूव, इजी टू मूव, ठीक है। कैसे, जब हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स
ये कैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बाइसिकल क्या होगा, मूव हो जाएगा। अब जो ट्रक है ना, डिफिकल्ट टू मूव बाय अप्लाइंग फोर्स। अच्छा, अब ना बहुत ज्यादा फोर्स नहीं, ये क्या हो गया, अप्लाइंग फोर्स का मतलब क्या हो गया, एक बंदा फोर्स अप्लाई करा, उस टर्म में आपको देखना है, यू अंडरस्टैंड इन दैट वे, ठीक है। और अब अगर मान लो ना कि ये मोशन में है, ठीक है, सो इजी टू स्टॉप मूविंग बाइसिकल, मतलब बाइसिकल मूव कर रहा है तो उसको हम स्टॉप करना चाहेंगे तो इजी है इन कंपेयर टू, इतना भी इजी नहीं है ना, बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए हमको, अगर हम रोके हो सकता है थोड़ा बहुत हर्ट कर जाए या कहीं पे डैमेज हो जाए, इंजरीज हो सकती है, तो इजी टू स्टॉप मूविंग बाइसिकल है ना। ये डिफिकल्ट टाइप नहीं, ये इम्पॉसिबल टाइप की टास्क है, डिफिकल्ट टू स्टॉप मूविंग ट्रक बाय अप्लाइंग फोर्स। अच्छा, एक कौन सा बाय अप्लाइंग फोर्स, एक बंदा फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके लिए, ये सारी चीजें ना एक बंदे के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। सो आपको इमेजिन कर लेना है, सोर्स ऑफ फोर्स क्या होगा, सोर्स ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स का सोर्स कौन है, अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स, अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। एक आदमी है जो फोर्स अप्लाई करके इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी चीजें ना बहुत डिफिकल्ट दिख रही है, ट्रक के केस में डिफिकल्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ना ये इनर्शिया की वजह से। तो अभी अगर ट्रक रेस्ट पे है, मास ज्यादा है तो वांट्स टू बी एट रेस्ट, तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। अब अगर मान लो ना जो रेस्ट पे है अगर वो मोशन में सेट हो गया तो उसको ना रेस्ट पे लाने के लिए भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ अगेन इट्स इनर्शिया। तो मास ज्यादा होता है तो रेस्ट में भी इनर्शिया उतना ही इफेक्टिव होगा, अगर वो मोशन होगा तो भी इनर्शिया उतना ही इफेक्टिव होगा, समझ आ रहा है। अब मान लो यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रक आ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करो तो हाईली इम्पॉसिबल ना, आपने आप नहीं कर सकते हो। अलग बात है कि अपना क्रेन वगैरह उससे लेके आप अगर चाहो तो रोक सकते हो, बट नॉर्मली इफ यू ट्राई विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो सेम चीज यहां पे होता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला कि जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू मास है, कि मतलब ना जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी रिटन सर्टेन थिंग्स जस्ट टू सेव टाइम। तो अभी देख लेते हैं, यहां पे ना सबसे पहले ये हो गया, फोर्स इज अप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको अगर मुझे मोशन में पुट करना है या उसको मूव कराना है तो आई हैव टू अप्लाई फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यूनिफॉर्म मोशन में है, उसको स्टॉप करना है या उसका स्पीड को चेंज कराना है तो आई अगेन नीड टू अप्लाई फोर्स। तो ये क्या कह रहे हैं ना, ये जो फोर्स है ना, इसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो आपको ये समझना है, इट्स अ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। So when an external unbalanced force is applied, unbalanced force is applied to change the state of motion. तो हम इसको ना दो फ्रेम में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे और एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे उसमें हम क्या देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। ये पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी चेंजेस। अच्छा, वेलोसिटी चेंजेस इन द सेंस कौन से फ्रेम में होगा, इंक्रीजेस, क्योंकि पहले रेस्ट पे है तो जो भी वेलोसिटी गेन होगा तो इंक्रीज में ही होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेटेड बॉडी, क्लियर है ना, बॉडी एक्सेलरेटेड। सो एक्सेलरेटेड बॉडी मतलब क्या होगा, देयर इज अ एक्सेलरेशन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन हो गया। ये हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था, मोशन चैप्टर में, कि रेस्ट पे बॉडी था, स्टार्ट्स मूविंग, वेलोसिटी चेंजेस, दैट इज इंक्रीजेस, एक्सेलरेटेड बॉडी। अब जो बॉडी होगा एक्सेलरेट हो गया तो एक्सेलरेशन की वजह से। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर बॉडी ना इन यूनिफॉर्म मोशन में है तो अब अगर उसके ऊपर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाते तो क्या हो सकता है, इसमें मैं तीन कंडीशन दिखा देते हैं, 3 कंडीशंस विल सी। तो पहला कंडीशन क्या होता है, जो बॉडी होगा ना स्टॉप्स, ठीक है। जो दूसरा कंडीशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो सकता है इस केस में, वेलोसिटी जो होगा ना डिक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अच्छा, तो स्टॉप्स और डिक्रीजेस क्या होगा,
ये हो गया ना, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और इसको आप दूसरे वर्ड में ले सकते हो, तो वो क्या होगा, डिसेलरेशन, ये डिसेलरेशन हो सकता है। समझ आ रहा है? अब इसका जो आखिरी स्टेट है वो क्या हो गया, अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहां पे स्पेस है उसके बीच में लिखने की कोशिश करूंगा। थर्ड पॉइंट में क्या हो गया, जो वेलोसिटी है ना इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जो ब्लू मार्कर है उस पर आप फोकस करना, वेलोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, वेलोसिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीजेस का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है? वेलोसिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन होगा, इनको कलेक्टिवली अगर लेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन ही कंडीशन होता है। तो ये क्या बोले, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्या होगा, बॉडी विल एक्सेलरेट। समझना, ये हमारा कंक्लूजन है, क्योंकि हमने अभी देखा ना ये सारी चीजों को, ये स्टेट को, बॉडी विल एक्सेलरेट, ठीक है। सो वो कैसे हमें समझ में आया कि बॉडी रेस्ट पे था तो स्टार्ट होगा मूव करना, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन में या तो बॉडी स्टॉप होगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस, या वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो हमने तीन चीजें देखा, बॉडी स्टॉप्स, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अब क्या होगा, वेलोसिटी अगर बॉडी स्टॉप होता है या वेलोसिटी डिक्रीज होता है, रिटार्डेशन डिसेलरेशन का पार्ट होगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस एक्सेलरेशन का पार्ट होगा। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं बॉडी को ना फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, बॉडी एक्सेलरेट होगा इन फॉर्म होगा चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा। अब उसको ना हम दूसरे पैटर्न में भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो ये मैं रब कर देता हूं। तो अगर टेनिस बॉल आपको हिट करता है तो डजंट हर्ट मच, है ना, ऐसा नहीं कि हर्ट नहीं करेगा, डजंट हर्ट मच। अगर ना क्रिकेट बॉल आपको हिट करता है, समझो सेम वेलोसिटी से हिट करे, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, हर्ट्स बैडली, ठीक है। और ये क्या बोला है, ट्रक हिट्स, अगर ट्रक ने हिट किया तो क्या होगा, ये होगा मे किल, क्लियर, मे किल और मे इंजर्ड वेरी बैडली, मे इंजर्ड वेरी बैडली। सो ये क्राइटेरिया है जो हो रहा है। तो इनमें हमने क्या देखा कि इस जगह पे ऐसा क्या हो रहा है कि ना वो ज्यादा हर्ट नहीं करता, सेकंड केस में हर्ट्स बैडली, एंड थर्ड केस में मे किल और मे इंजर्ड बैडली, मे बी इंजर्ड बैडली, दैट विल बी बेटर ऑप्शन, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है ना बिकॉज ऑफ मास, मतलब ना बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो ये क्या कह रहा है, किसी बॉडी को अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा ना, समझो कि अगर जो भी वेलोसिटी गेन होगा फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी गेन, मान लो वेलोसिटी गेन ना 1 मीटर पर सेकेंड है, तो उतनी वेलोसिटी गेन के लिए जो फोर्स एक्सर्टेड होगा हेवियर मास पे क्या होगा, ज्यादा होगा, लाइटर मास पे क्या होगा, कम होगा। बट अब ये क्या बोलते हैं ना कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूजन में डाल देता है। ये क्या कहते हैं, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन हिट्स। तो अगर एक बुलेट फायर किया हमने गन से तो क्या होगा, मास इज लेस, मास इज लेस, ठीक है, बट वेरी हाई वेलोसिटी, क्लियर, वेरी हाई वेलोसिटी। तो मास कम है लेकिन वेलोसिटी हाई है, तो क्या होगा इस केस में, मे किल। अच्छा, मे किल मतलब डेफिनेटली किल, इसलिए मैं मे किल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ना आपको बुक में दिया है किल ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी बुलेट लगने से भी लोग बच जाते हैं, तो हम मे किल ही ऑप्शन ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस केस में भी ये क्राइटेरिया है। तो अभी आप देख रहे हो कि ना यहां पे क्या होगा, मास ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो यू कैन से कि फोर्स इज इफेक्टिव in combined state of or in a combined form of mass and velocity, in combined form of mass and velocity, clear। तो force is effective in combined form of mass and velocity। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि mass and velocity ही force है क्या, तो बोल रहे नहीं, mass and velocity जब collectively होता है ना तो ये force नहीं होता, it results into some new quantity। तो वो न्यू क्वांटिटी क्या है उसके ऊपर हम देख लेते हैं। तो देन दे आर सेइंग कि अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालो, किसका प्रोडक्ट,
तो दे आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम, ठीक है। और जो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम। उसको हम डिनोट किससे करते हैं, पी से करते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास हो गया, और ये क्या होगा, वेलोसिटी। जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वही होगा मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, अगर इसको आप आगे प्रोसीड करो तो ये क्या कह रहे हैं कि मोमेंटम का जो ना मास का यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा, ये यूनिट ऑफ पी, मतलब मोमेंटम का यूनिट मिल गया। अब क्या होता है कि ना इसके बाद वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मास तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मोमेंटम हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अंडरस्टूड। अब ये क्या कहते हैं कि ना जब ना वेलोसिटी चेंज होगा ना, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस मोमेंटम विल आल्सो चेंज, सिंस force changes velocity, since force changes velocity, तो force क्या करता है, velocity को change करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore there will be change in momentum, therefore momentum will also change, therefore momentum will also change, clear। तो अब ये क्या कहते हैं ना, मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, इज दैट क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स है ना चेंज इन वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वेलोसिटी चेंज इज बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स, तो और मोमेंटम भी क्या होगा, बिकॉज ऑफ फोर्स ही होगा। अब इसको ना दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि इन बिगिनिंग व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव अ सफिशिएंट वेलोसिटी, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन बिगिनिंग वेलोसिटी इज लेस। सो आप ऐसा इमेजिन करते हो कि व्हेन a force is applied on body, when a force is applied on a body at start, velocity is less, but if continued little longer, तो क्या होगा, little longer, there's a possibility body gains greater velocity, clear। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने टाइम इंटरवल ज्यादा दिया है ना, टाइम इंटरवल है ना, विच मीन्स मोर टाइम मोर वेलोसिटी गेन, मोर टाइम मोर वेलोसिटी गेन, इज दैट क्लियर, मोर टाइम मोर वेलोसिटी गेन। इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा टाइम दे रहे हो उतना वेलोसिटी चेंज होगा, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, देयरफॉर मोमेंटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज होगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कलेक्टिवली अभी लोगे, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कलेक्टिवली आप लेते हो तो इससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स क्या करता है, चेंजेस द मोमेंटम, तो फोर्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन कैसे चेंज करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो टाइम के हिसाब से जो मोमेंटम में चेंज होगा वही क्या होता है, फोर्स होता है। तो अब तक जो हमने समझा उसमें क्या समझना था हमको, कि अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया उसका वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। लेकिन हमने बाद में क्या देखा कि अगर वेलोसिटी पे क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया और बहुत लंबे टाइम तक लगा रहे, तो हो सकता है वेलोसिटी गेन बहुत ज्यादा होगा, तो इसका मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम विल बी लार्जर, है ना। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी चेंज इन मोमेंटम विल बी लार्जर, तो मतलब मोर टाइम मोर वेलोसिटी गेन, तो देयरफॉर मोमेंटम चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या होगा कि हमने जैसा डिस्कस किया था पहले कि जो ना फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम के लिए, है ना। यहां पर लिखा था फोर्स इज इफेक्टिव इन कंबाइंड फॉर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास एंड वेलोसिटी के कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मतलब फोर्स है ना मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए मोमेंटम का होगा चेंज होगा। अब बोले मोमेंटम का जो चेंज होगा ना वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, मतलब कम टाइम में चेंज हो रहा है ज्यादा टाइम में चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपको फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर टाइम से डिवाइडेड, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फोर्स, दिस इज नथिंग बट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
मोशन। यही है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो इट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कि मतलब कि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी एक्सेलरेट होगा, बिकॉज ऑफ विच बॉडी विल शो द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। ये टॉपिक्स थोड़े सिंपल है, बट क्या है ना, मोर ऑफ थ्योरेटिकल एंड ऑल, तो हो सकता है शायद आपको ऐसा लगे कि बहुत सारा लिखना पड़ रहा है आपको, बट अभी ऑप्शन नहीं हमारे पास, क्योंकि एग्जाम में ना इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको आंसर भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जो हम डिटेल्स लिख रहे हैं उस तरीके से। थैंक यू वेरी मच।